नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। एक अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आप सभी देख रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं फिक्र आपकी केस एडिशन में, जिसमें देखते हैं कि आज हुआ क्या। हम लेकर आए हैं इलेक्शन स्पेशल एडिशन। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरल के नतीजे चौंकाने वाले। तीनों ही राज्यों में सत्ता बदल चुकी है और तीनों ही राज्यों में बहुत कुछ अनोखा हुआ है। बंगाल में टीएमसी को हराकर पहली बार बीजेपी की सरकार, तमिलनाडु में डीएमके को हराकर पहली बार साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय की पार्टी टीवीके का परचम, और केरल में लेफ्ट का सफाया, कांग्रेस की सरकार। बात असम की भी करेंगे, जहां बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। असम में बीजेपी की जीत का चेहरा है हेमंता। लेकिन कैसे बने हो, उनकी रणनीति को डिकोड करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि बंगाल विजय के बाद पीएम मोदी ने पूरे देश को क्या संदेश दिया। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से बहुत पीछे हुई। करीब 6,235 वोटों से आगे शुभेंदु। भवानीपुर में 13 राउंड की गिनती हो चुकी है और यह टोटल 20 राउंड की गिनती बाकी है। 20 राउंड की गिनती होगी, 3 राउंड बाकी है। भवानीपुर में सिर्फ 3 राउंड की गिनती बाकी है। और इस वक्त हमारे साथ यशवंत देशमुख जी जुड़ चुके हैं। यशवंत जी, क्या ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होने वाला है? देखिए, टर्न अराउंड तो ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, मैं ममता दीदी की बात कर रहा हूं। ममता दीदी के लिए तो टर्न अराउंड वो उनके लिए भी हो चुका है। कारण यह है कि पिछली बार आपको याद होगा कि वो स्वीप करके जीती थी और नंदीग्राम हार गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नतीजे या कुछ इंडिविजुअल इलेक्शन कई बार जो हैं वो सिंबॉलिक हो जाते हैं और वो कई बार आपको नैरेटिव बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। आप याद कीजिए, जिस समय बेल्लारी लड़ने चली गई थी सुषमा स्वराज जी सोनिया जी के खिलाफ, वो एक सिंबॉलिक फाइट हो गई थी। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़के जीते, वो एक सिंबॉलिक फाइट हो गई थी। उसी तरीके से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का जीतना एक बहुत बड़ा मैसेज था। और आज अगर वो यहाँ पर जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो अंडरलाइन कर देगा इस बात को कि आपके पास में कितनी भी माटी हो, कितनी भी मानुष हो, लेकिन माँ अगर रूठ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वेल सेड यशवंत जी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपने पैटर्न की बात की। आपको याद होगा वो दौर भी राजेश खन्ना और एलके आडवाणी वाला दौर दिल्ली का। लेकिन क्या ये जनता का एक नया मैंडेट का स्टाइल है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया हार जाते हैं। बंगाल में ममता, जो उनकी सेफ सीट कही जाती है, वहां से आ रही है। शुभेंदु अधिकारी पहले उनको पिछली बार नंदीग्राम से हरा चुके हैं। क्या ये एक नया स्टाइल जनता का मैंडेट देने का है? मेरे ख्याल से बहुत कुछ बदल गया है। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि पिछले 2 साल से हम लोग खासतौर पे एक महिला वोट बैंक के ऊपर बार बार आके बात करते हैं। और महिलाओं के वोट बैंक की बात करते समय एक चीज अक्सर हो जाती थी कि आप स्कीम ले आइए, आप लाभार्थी योजना ले आइए, आप 10,000 ले आइए, आप लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन, कुछ नाम देकर के ट्रांजैक्शनल बना दिया था। लोग ऐसा सोच रहे थे कि महिलाओं का वोट ट्रांजैक्शनल हो गया है, आप पैसा डालिएगा तो आपको वोट मिल जाएगा। ऐसा लगा कि 70 साल में पुरुष वोट ट्रांजैक्शनल तो कभी था ही नहीं। जो पाउच मिलते थे, जो पैसे मिलते थे, वो पता नहीं कहां जाते थे। तो महिलाओं के वोट को ट्रांजैक्शनल जो लोग मानने की हिमाकत कर रहे थे, आज का चुनाव उनके लिए एक सबक है। क्योंकि आज पिछले 2-2.5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब से महिला वोट बैंक की बात हो रही है, कि महिलाओं ने प्रो इनकम्बेंट नहीं बल्कि एंटी इनकम्बेंट वोट दिया है। और वो भी एक सशक्त महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ जाकर के, जिस मुख्यमंत्री को महिलाओं को इतना समर्थन मिला हुआ था कि केवल मुस्लिम और महिला, इन 2 एम के साथ में ममता बनर्जी लगातार चुनाव पे चुनाव जीत रही थी। कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया उनका इस बात को लेकर के समझ में कि महिलाओं को लाभार्थी योजनाएं पसंद हैं, उन्हें वेलफेयर स्कीम्स पसंद हैं। लेकिन शांत, एक बात हमेशा याद रखिए, जब मसला महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता का हो जाता है, जब सेफ्टी और सिक्योरिटी दांव पे लग जाती है, तो महिलाएं वो सारी स्कीम, सारी लाभार्थी योजनाओं का बंडल बनाकर सामने वाले के मुंह पे मार देती हैं कि आपकी सारी योजनाएं आपको मुबारक, लेकिन हमारे लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारी अस्मिता का सवाल ज्यादा बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू
जो पश्चिम बंगाल में खासतौर पे इसको मैं यशवंत जी आपसे थोड़ा सा और इलैबोरेटली पूछूंगा आगे अभी, लेकिन बंगाल असम जीत पर पीएम मोदी शाम को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां से उन्होंने दोनों ही राज्यों के कार्यकर्ताओं को विजयी संदेश दिया। इस दौरान वो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बंगाली वेशभूषा में नजर आए, बंगाली स्टाइल में धोती कुर्ता पहने दिखे। इस खास पहनावे के जरिए उन्होंने एक बार फिर से बंगाल के लोगों के साथ एक जुड़ाव का एहसास कराया। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार बंगाल में डर नहीं, लोकतंत्र जीता। बंगाल में अब बदला नहीं, बदलाव होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज शांति मिली। असम में बीजेपी को तीसरी बार अभूतपूर्व समर्थन मिला। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला। अंग बंग कलिंग का फिर मजबूत होना जरूरी है। अंग बंग कलिंग ने बीजेपी एनडीए को चुना है। कांग्रेस टीएमसी डीएमके को बहनों ने सजा दी। कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा को अपना रही, डीएमके की पहचान विभाजन की राजनीति, एलडीएफ की पहचान देश तोड़ने वाली, देश को विभाजन नहीं विश्वास चाहिए। हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक तीसरी बार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। और आपको बता दें इस वक्त एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है। ये देखिए बड़ी बढ़त मिल गई है। शुभेंदु से बहुत पीछे हुई ममता बनर्जी, करीब 11,003 वोटों से आगे शुभेंदु। 18 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, 2 राउंड की गिनती बाकी है। 11,000 एक अच्छा खासा मार्जिन होता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 11,000 और 2 राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है। पिछली बार खेला होबे के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी टीएमसी के साथ इस बार बंगाल में खेला हो गया। प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वहां गेम चेंजर साबित हुई। बंगाल में बीजेपी ने नया कीर्तिमान स्थापित किया तो तमिलनाडु में एक सुपरस्टार ने दिग्गजों को पानी पिला दिया। 5 राज्यों के नतीजों की 9 बड़ी बातें जानना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि 4 राज्यों में से 2 में बीजेपी अपने दम पर अकेले सत्ता में आ गई, जबकि पुडुचेरी में एनडीए की सरकार फिर बन गई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। चौथी बड़ी बात, बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और नाम एक बार फिर जीत की गारंटी बना है। इन चुनावों के विश्लेषण की एक और बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर कार्ड चलने के संकेत हैं। बीजेपी ने जो बांग्लादेश वाला डर दिखाया वो भी काम कर गया है। इसके अलावा असम में घुसपैठ कार्ड भी हिट रहा है। छठा, एक बड़ी तस्वीर तमिलनाडु से भी सामने आई है, जहां एक्टर विजय थलापति ने नया राजनीतिक युग शुरू किया है।
सातवां बंगाल में ममता की हार और तमिलनाडु में स्टालिन की पराजय इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा डेंट है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां इस गठबंधन के बड़े और मजबूत चेहरे हैं। आठवां यह कि लेफ्ट का आखिरी किला केरलम भी ध्वस्त हो गया और वहां कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को बहुमत मिला है। नौवीं बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में तीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और पिनरई विजयन एक साथ अपनी कुर्सी खो बैठे। क्या आप जानते हैं कि इस बार के नतीजों में पहली बार क्या क्या हुआ है? क्या रिकॉर्ड बना है? क्या रिकॉर्ड टूटा है? किसके लिए इन परिणामों में बड़ा संदेश है और संकेत है? आज फिक्र का पूरा विश्लेषण करेंगे। 5 राज्यों में क्या क्या पहली बार हुआ है, आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां पहली बार बीजेपी की सत्ता होगी। जनसंघ का सपना साकार हुआ है। पिछले कई चुनावों में बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सीटें बढ़ी थी, प्रदर्शन बेहतर हुआ था, लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगी। इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको आज बताएंगे। चर्चा तमिलनाडु की देश भर में हो रही है, क्योंकि अब तक आप यही सुनते थे कि तमिलनाडु में कभी डीएमके की सरकार बनती है तो कभी एआईएडीएमके सरकार बनाती थी, लेकिन इस बार हो गया इस सब के एकदम उल्टा। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वर्ष 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता से बाहर होती दिख रही हैं। तमिलनाडु की जनता ने एक्टर विजय थलापति पर भरोसा जताया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तमिलनाडु में किसी अभिनेता ने पार्टी बनाई और पहले ही प्रयास में सरकार बनाने के करीब पहुंच गई। तमिलनाडु में हुए सत्ता परिवर्तन की कहानी भी आपको बताएंगे। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, यह भी पहली बार हुआ है। इससे भी बड़ी बात, असम में बीजेपी ने सीटों वाला शतक लगाया है, जो अपने आप में प्रचंड जीत का प्रमाण है। आज हम असम में बीजेपी की इस कामयाबी को भी डिकोड करेंगे। एक और जानकारी यह है कि लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह चुका है। यह चुनाव परिणाम यह भी बता रहा है कि कैसे भारत में सत्ताएं लेफ्ट मुक्त हो रही हैं। सीधे मैं चलूंगा यशवंत जी के पास। यशवंत जी, लेफ्ट का आखिरी किला वो ढह गया है, बिल्कुल। इसका जो मैसेजिंग है वो क्या है और इसका रीजन क्या है? हर कोई ये जरूर समझना चाहेगा। या केरल में ये एक पैटर्न है, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद होना ही था। देखिए, एक ये दर्शकों को बहुत क्लासिकल बात लगेगी कि दुनिया में पहली बार सन 57 में कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इलेक्टेड बनी थी, वो थी केरल में। दुनिया में पहली बार। कम्युनिस्ट बहुत सारे मुल्क हो गए, लेकिन चुनी हुई सरकार कम्युनिस्ट पहली भारत में आई थी, वो केरल में आई थी। और उसके बाद से आज तक कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का आना जाना, घेरेबंदी हमेशा बनी रही। ये पहला अवसर है आज की तारीख ऐतिहासिक इस मामले में है। इतने दशकों के बाद में पहली बार भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में लेफ्ट की कोई सरकार नहीं है। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है जो शायद लोगों को अभी सिंक इन नहीं हो रही है। उस तरीके से एक चैप्टर जैसे पलट गया है भारत की राजनीति का। और इसको एक नज़रिए से ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो आज देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में आइडियोलॉजिकल वोट की बात होती है। 10 सालों में लॉक स्टॉक एंड बैरल सीपीएम का वोट कंज्यूम करके बीजेपी इस जगह पर पहुंची है। दुनिया में किसी को समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे अति दक्षिणपंथी पार्टी को अति वामपंथी पार्टी के वोट पूरी तरह स्विंग हो गए और भाजपा वहां जीत गई। और अब जो कुछ भी आपने पश्चिम बंगाल में 10 साल में घटित होते हुए देखा है निशांत, आप मान के चलिए आने वाले 10 सालों में उसी लाइन और डायरेक्शन की पॉलिटिक्स अब आप केरल में देखेंगे। क्योंकि केरल में आज कांग्रेस की जो जीत है वो बधाई के हकदार जरूर हैं, लेकिन दरअसल वो उनके लिए समस्याजनक जीत है। वो इसलिए क्योंकि केरल की जीत में उनके 2 वोट बैंक काम किए हैं, मुस्लिम मतदाता और क्रिश्चियन मतदाता, यानी माइनॉरिटी वोट बैंक उनको आज सत्ता में लेके आया है। केरल की राजनीति में सीपीएम हिंदू पार्टी है। जब आज से वहां उनका सक्षरण शुरू होगा, बीजेपी का ग्राफ अगले लोकसभा में पिक होना शुरू होगा, तो आप पाएंगे अगले लोकसभा चुनाव आते आते
हो सकता है कि केरल में अधिकांश लोकसभा सीटों पे मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस का हो जाए और जिसके आगे केरल की राजनीति अलग तरीके से सुलगेगी, अलग तरीके से आगे बढ़ेगी। तो आज का ये मैंडेट केरल का और वामपंथी पार्टियों का एक सत्ता से बाहर जाना, दरअसल ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। ये ऐतिहासिक घटना है, लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो एक राजनीतिक युग के बदलने जैसा है। आजादी के बाद बंगाल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि वहां जिसे जीत मिली वो लंबे समय तक सत्ता में रहा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट हो या तृणमूल कांग्रेस। दशकों तक इन दलों ने सरकार चलाई और बंगाल बदलते सियासी युग का गवाह रहा है। आज राज्य ने आज वो इतिहास फिर दोहराया, इसीलिए राज्य के इस बदलते रंग को आज समझना जरूरी है। बंगाल में 1948 से 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही, इसके बाद हाथ की वापसी कभी नहीं हो पाई। यहां से लेफ्ट युग का आरंभ हुआ जो 2011 तक चलता रहा, यानी 34 साल तक लेफ्ट की सरकार रही। इसके बाद टीएमसी सत्ता में आई और 15 साल तक ममता बनर्जी सीएम रही। आज उस युग का बीजेपी ने अंत कर दिया, यानी बंगाल पहले नीले रंग में रंगा, फिर लाल, फिर लाल के बाद हरे रंग का हो गया और आज उसका रंग फिर बदल गया है और अब वो भगवा रंग को अपना चुका है। यानी पश्चिम बंगाल में चौथे राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। देश किस तरह भगवामय हो रहा है, इसका एक मैप बीजेपी ने जारी किया है। आज के नतीजों में बीजेपी की भगवा लहर बंगाल तक पहुंच गई है। बीजेपी ने इस मैप के जरिए दिखाया है कि उसका विस्तार कहां से कहां तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरा पूर्वोत्तर, बिहार, आंध्र प्रदेश और आज पश्चिम बंगाल पहली बार और असम एक बार फिर भगवा रंग में रंग गया है। यहां पर पार्टी इन मोशन, यशवंत जी, पार्टी इन मोशन, रिलेंटलेस कमिटमेंट टू पॉलिटिक्स और एक पॉलिटिकल मशीनरी। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको भी काफी समय हो गया। इनकी जो इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है या जो इनकी रूल बुक है, क्या वो उससे किसी ने कुछ भी नहीं लिया? क्या कोई इसको पिक नहीं कर पाया? क्या इनकी स्ट्रैटेजी का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया? जिस तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं, और ये तब है जब 400 पार का नारा फेल हो गया, उसके बाद भी रेजिलियंस दिखा के रिसर्जेंस हम देख रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी और तमाम आंकड़ों की और इक्वेशंस की बात होती है इसमें, लेकिन वो सब कुछ एक तरफ और एक जमीन पर जी हाड़ तोड़ लगा करके मेहनत करना, ये जो एक जज्बा है उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, अभी अपोजिशन के पास तो नहीं है। ममता बनर्जी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने वाली नेता हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे नेशनल लेवल पे तो अब आपको लगेगा निशांत कि सन 2024 का जो वर्डिक्ट था वो एक एबरेशन था, वो एक अपवाद था, एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लिप इन द रडार था। क्योंकि जो कुछ भी सीटें 99 तक कांग्रेस पहुंची, ऐसा लगा सेलिब्रेशन में कि वो 99 नहीं बल्कि 299 सीट जीत के आ रही हो। और उसके बाद से जो कोर्स करेक्शन, जो दिशा परिवर्तन भाजपा ने किया। मैं आपको एक छोटे से यहां पर थोड़ा सा बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं और मेरा ये सवाल है, आप कंटिन्यू करिएगा उसको। ममता दीदी को सोशल मीडिया से सपोर्ट किया अखिलेश जी ने, तेजस्वी वहां कैंपेनिंग करने भी आए, हेमंता सोरेन ने भी कैंपेनिंग की उस बेल्ट में। ऐसा लग रहा था कि जो विपक्षी दल हैं वो ममता के पीछे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब ये मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि अगले साल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं। आज की इस जीत ने कितना बड़ा अलर्ट कॉल और कितना बड़ा, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं, इट हैज सेंट शिवर्स डाउन द स्पाइन, आप उसको कैसे देखेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में 4 बड़े राज्यों में भाजपा को झटका लगा था और उन राज्यों में से 3 राज्य आपके लोकसभा चुनाव के बाद में असेंबली इलेक्शन में गए हैं। महाराष्ट्र झटका लगा, नतीजे विधानसभा चुनाव होने तक क्या हुए। हरियाणा झटका लगा, नतीजे विधानसभा चुनाव तक क्या हुए। बंगाल झटका लगा, क्या हुए। इसके बाद में जो 2 राज्य बचते थे जहां पे भाजपा को अंदरूनी कलह और अंदरूनी समस्याओं के कारण झटका लगा था, उनमें से एक था उत्तर प्रदेश और एक था राजस्थान। सवाल यह है कि भाजपा झटकों के बाद में कैसे सीखती है और कैसे अपनी गलतियां सुधारती है, नंबर 1। नंबर 2,
2024 को जिसने अपवाद की तरह समझ लिया वो ज्यादा बेहतर समझेगा, जिसने उसको न्यू नॉर्म समझा, नया नॉर्मल समझा, वो गलती में रहा और उसको। सर बड़ी खबर आ रही है, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जाऊंगा हमारे जो सहयोगी हैं उनको कनेक्ट करें। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी, अब मैं इनको कह सकता हूं द जायंट असैसिन, इनको कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार नंदीग्राम से इन्होंने हराया और इस बार भवानीपुर से हराया और इनका कॉन्फिडेंस शुरू से लेकर अभी तक चल रहा था। इस सीट पे एक बार काउंटिंग भी रुकी। इस सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में ममता पीछे थी, फिर बीच में आगे बढ़ी। 12वें राउंड तक अगर मुझे याद है तो ममता 7,500 वोटों से आगे थी, लेकिन जैसे ही 15 राउंड कंप्लीट हुए, शुभेंदु अधिकारी 18 राउंड में, 15 राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ना चाहते। 18वें राउंड तक 11,000 तक की उनकी लीड हो गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी हार गई हैं। ये बड़ी खबर है और वो भी 15,000 वोटों से। ये बहुत बड़ी खबर है यशवंत जी, 15,000 वोट। ये नंदीग्राम से 1500 के आसपास की लीड थी जब पिछली बार वो जीते थे जी। नंदीग्राम की लीड, और इस लीड में 1 शून्य और इजाफा हुआ है, 10 गुना वो लीड बढ़ी है। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़े इलेक्टोरल अपसेट के बीच में गिना जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को हराया था, एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल अपसेट था, उससे बड़ा अपसेट ये माना जाएगा, मेरा ये मानना है। और बैक टू बैक, और इसके साथ ही आप एक मान के चलिए कि एक जायंट स्लेयर के अलावा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में फिलहाल मेरा मानना है शुभेंदु अधिकारी ने अपना खूंटा अच्छे से इस समय गाड़ दिया है। उनको मुख्यमंत्री से डिनाई करना इस समय जनादेश के अपमान सरीखा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए यशवंत जी, ममता बनर्जी का हारना, देखिए पहले तो ये जो 79 का नंबर है, अगर ममता नहीं हार रही होती तो 80 होता, लेकिन अगर ये बहुत बड़ी डिफीट है और ये वो टीएमसी है जिसके काफी बड़े बड़े नेता ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं, अब ममता बनर्जी का हारना, इस पार्टी का भविष्य क्या दिख रहा है? क्या इसके अंदर अब थोड़ा भगदड़ मचेगी? देखिए, भगदड़ बचेगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन जिस किसी पार्टी को भी 40% से ज्यादा वोट किसी राज्य मिले हैं, उस पार्टी के भविष्य को आप वैसे तो नहीं कर सकते कि समाप्त हो गया, है ना। ये बात तो अपनी जगह पे है कि वो हारी है चुनाव, लेकिन वो एक कद्दावर नेता हैं, वो बनी रहेंगी। लेकिन इस हार के मायने बहुत बड़े होंगे, सबसे बड़े मायने। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आप अपने इस एनालिसिस को फिर से कंटिन्यू करिएगा, जस्ट होल्ड योर थॉट। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, रविशंकर, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जहां पे काउंटिंग चल रही थी। रवि, अभी बताइए, ओवर टू यू, एक एक चीज बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पे बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं, क्या अनुभव है, पहले बताइए। हम लोग भवानीपुर का जो जनता है उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। 15 साल तृणमूल जो अपोजिशन किया है उससे मुक्ति के लिए उन लोग खुल के वोट दिया है। आज बंगाल का भी जो तृणमूल को अपोजिशन से मुक्ति मिला, भवानीपुर में मुक्ति मिला। क्या कहेंगे आज, करीब इधर आ जाइए थोड़ा, क्या कहेंगे? ये 10 साल का मेहनत, इधर 4 महीने का मेहनत का परिणाम है, जिस ढंग से आम जनता ने खासतौर से 63, 70, 72, 71, 74, 82, 77 सभी 8 वार्ड के आम जनता ने, चाहे वो बस्ती हो, चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, और हर समुदाय के लोगों ने जिस ढंग से एक समर्थन किया है, निश्चित तौर पे आज की शुभेंदु अधिकारी जी की जीत भवानीपुर के आम जनता को जाता है। शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी हमारे साथ है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज? बंगाल की जनता ने इस परिवर्तन का इंतजार पिछले 15 साल से किया है, चाहे वो शहर हो, गांव हो, या फिर कस्बा हो या बस्ती हो। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे परिवर्तन की आशा नहीं थी। ये जय और जीत बंगाल की जनता को समर्पित है। आगे क्या, अब क्या? परिवर्तन, रोजगार, इंडस्ट्री, नौकरी और बिना घूस की नौकरी। तो देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है और यहाँ पे काउंटिंग खत्म हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा वोटों से शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी पहले ही निकल गए थे, बाकी सब पहले ही निकल गए थे। अब यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो कि इस बार के जाइंट किलर है, वो पिछले बार भी रह चुके हैं, वो इस बार यहाँ पे अभी आएंगे और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या टीएमसी की तरफ से भी कोई रिएक्शन या कोई जानकारी आपको मिल पाई? या आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो गैदर करना, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन कुछ आया वहां से?
देखिए, ममता बनर्जी बहुत पहले निकल चुकी है, कुछ आरोपों के साथ वो यहाँ से बहुत पहले चली गई है, और जब वो निकली उनका लास्ट वर्ड था आई विल बाउंस बैक। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल समय बीजेपी के लिए है, शुभेंदु अधिकारी के लिए है। हम लोगों को देखना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी अब यहाँ से क्या कहती है। अब यशवंत जी, कंटिन्यूइंग जो आपने बीच में, मैंने आपको इंटरजेक्ट कर दिया था क्योंकि मेरे को रवि के पास जाना था। ममता बनर्जी का कहना है शी विल बाउंस बैक, इसकी प्रोबेबिलिटी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे आप देखते हैं? नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हर उस जमीन से जुड़े हुए नेता की हमेशा रहती है, और राजनीति में नेवर से नेवर कहा जाता है, और जिसके पास से वोट बैंक है, जिसके पास में जमीन पे काम करने की ताकत है। आज सबसे बड़ा उदाहरण तो इस चीज का खुद अमित शाह हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले के मैच क्लिपिंग्स देख रहा था, उन्होंने दम ठोक करके कहा था कि मैं यहां से उखाड़ के ही दम लूंगा टीएमसी को, और आज उन्होंने वो कर दिखाया। और 10 साल पहले के नतीजों के समय में क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की? तो मेरा बहुत साफ मानना है, जो लगा रहेगा, डटा रहेगा, जमा रहेगा, वही अंत में दोबारा वापस भी आएगा, दोबारा जीतेगा भी। तो ममता बनर्जी की जो स्पिरिट है, काश की वो स्पिरिट अगर थोड़ी बहुत भी जो देश के प्रमुख सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके अंदर भी हमको वो स्पिरिट दिखाई दे, तो शायद ज्यादा बेहतर अपोजिशन खड़ा हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि आज के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से मेरा अपना मानना यह है निशांत कि अमित शाह का रोल एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। उनको बहुत सारे लोगों ने हमेशा से चाणक्य कहा, तमाम स्ट्रेटेजिस्ट कहा, वो एक बड़े मंत्री पद के ओहदे पे हैं, ऑलमोस्ट सेकंड राइट हैंड कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन आज का ये चुनाव जो राजनीतिक की परिपक्वता को समझते हैं, अमित शाह के राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन, मैं अगर गलत नहीं कहूंगा, आज का यह चुनाव उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। और मेरे अपने इसके बहुत साफ कारण हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो लोकप्रियता के शिखर पे हैं, और इतने लंबे समय तक भारत की राजनीति में इतनी लोकप्रियता के साथ में शायद एक कांग्रेस की ओर से इंदिरा जी का नाम लिया जा सकता है उसमें, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी वो ब्रेक कर चुके हैं। हमारे तमाम सर्वेज में अब इस बात को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब भी पोस्ट मोदी बीजेपी की बात होती है, उसमें जब जिन सिनेरियोस की बात होती है, मुझे लगता है उन सिनेरियोस के ऊपर कहीं ना कहीं अर्धविराम पूर्ण विराम आज लगेगा। क्योंकि चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो एक बड़े मंत्री के रूप में हो, या स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में हो, या फिर दम ठोक कर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को विपक्ष के खेमे और उन जगहों पे ले जाने की बात हो जहां भाजपा के आने का कोई स्वप्न भी नहीं देख पाता था। मुझे लगता है अमित शाह ने जिस तरीके से अपने आप को प्रूव किया है आज उस लड़ाई में, वो उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन का आज ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आप जो बता रहे हैं, ये अपने दर्शकों को फिर से एक बार खबर बता दूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना चुनाव हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने उनको पिछले बार नंदीग्राम से हराया था, उन्होंने फिर से इस बार हरा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत यूं ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, महीनों का टीम वर्क था, जिसका परिणाम आज नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ है। बंगाल में बीजेपी ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर के नेताओं का जमावड़ा लगा दिया, बल्कि स्थानीय नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया, जो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए हैं। पीएम मोदी ने मिशन बंगाल पर बंगाली ध्वज का विशेष ख्याल रखा। झालमुड़ी, चाय, मंदिर, नौका विहार और फुटबॉल के जरिए राज्य को साधा। विकसित बंगाल को विकसित भारत के सपने से जोड़ने का विजन पेश किया। महिला और युवाओं पर सीधा दांव खेलते हुए उनके लिए कई वादे किए गए। टीएमसी के खिलाफ भ्रष्टाचार, हिंसा और घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया। पीएम मोदी ने बंगाल में 21 रैलियां की और 3 रोड शो। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिशन बंगाल पर डटे रहे। वॉर रूम में कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। संगठन की बैठकों में वोटरों का डर दूर करने के लिए योजना बनाई। तेज तर्रार और कड़क ऑब्जर्वरों की तैनाती की। महिला वोटरों के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया। बंगाल के सामाजिक समूह और स्थानीय फुटबॉल क्लबों से संपर्क किया गया। बिहार, पूर्वांचल और मारवाड़ी समाज से भी संपर्क साधा गया। इनके अलावा बैकडोर से बीजेपी की टीम लगातार काम करती रही। वो चेहरे मेहनत कर रहे थे जिन्हें आपने शायद टीवी स्क्रीन या रैलियों में कभी देखा होगा। अमित शाह के साथ प्रमुख नेताओं की टीम ने संगठित और समन्वित तरीके से हर मोर्चे पर काम किया। भूपेंद्र यादव ने संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। बूथ स्तर तक
कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। सुनील बंसल ने संगठन को नई धार दी। पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए उन्होंने ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जिसने टीएमसी के कैडर आधारित ढांचे को सीधी चुनौती दी। उन्होंने नेताओं के बीच तालमेल बैठाने के साथ साथ कमियों को दूर किया और ममता सरकार के खिलाफ मुद्दों को सड़कों तक पहुंचाया। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे अभियान के मुख्य रणनीतिकार के रूप में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और जातीय समूह के बीच संतुलन बनाते हुए केंद्र और राज्य इकाई के बीच मजबूत तालमेल स्थापित किया। विप्लव देव ने अपने अनुभव का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जहां सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं मिलती हैं। फिर उनकी आक्रामक प्रचार शैली ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। हमने आपको बताया कि बंगाल में बीजेपी की जीत के 5 गेम चेंजर चेहरे कौन से थे। इनमें अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बंगाल चुनाव प्रभारी थे। उन्होंने संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी चुनौतियों को संभालना उनकी विशेषता रही है, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हुई। इससे पहले भी भूपेंद्र यादव ने जिन राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, वहां अधिकतर बीजेपी की सरकार बनी। बंगाल से पहले बिहार चुनाव में भी वो पार्टी प्रभारी बने थे, वहां भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट जीती थी। 2015 में झारखंड में सह प्रभारी के रूप में काम किया। यूपी, उत्तराखंड व बिहार में सरकार बनाई। 10 साल बिहार के प्रभारी रहे। अब बंगाल बच रहा था। उनकी माने तो इस चुनाव में गंगोत्री से गंगा सागर तक का काम करने का अवसर मिला और ये विश्वास और समर्पण की उनकी अनमोल यात्रा है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर यशवंत जी के पास। ये टीम, ये मैनेजमेंट यशवंत जी, और अलग अलग लेवल पर कमिटमेंट, जाहिर तौर पर पार्टी विद अ डिसिप्लिन साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं टीएमसी से, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक और उदाहरण है जहां काडर और ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही थी। शायद कल के अखबारों में थोड़ा डिटेलिंग में आ जाए कि थोड़ा बहुत काडर था, वो है विजय की बात की जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी वहां पर कम थी। लेकिन अगर इससे सीधा कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी, अर्जुन सिंह टीएमसी, ये वो लोग थे जो बीजेपी में, ये देखिए आपके सामने तस्वीर है शुभेंदु अधिकारी आपके सामने तिलक लगाकर जीत का सर्टिफिकेट हाथ में लेकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बीच में झालमुड़ी का शॉट आपको आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। ये देखिए, ये भी एक टर्निंग पॉइंट था इस चुनाव का। मैं आज बीजेपी में दफ्तर में, ये देखिए शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर। আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট জেতা দরকার ছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत
नरेंद्र मोदी जी का जीत है। आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है।